हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th का टर्म 2 का हम रैपिड रिवीजन कर रहे थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3 वीडियोस के अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस कर रहे थे। ये है उसका लास्ट पार्ट जिसके अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 10 को, जो कि है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं चैप्टर के कंटेंट क्या है। तो हमारे पास ये सारे कंटेंट हैं, इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रेंथ से। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्ट्रेंथ एक कैपेसिटी है हमारे बॉडी की और हमारे बॉडी के पार्ट्स की कि हम टोटल कितना फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, मैं एक बॉडी से या अपने किसी भी मसल से कितना फोर्स एक्सर्ट कर पाऊंगा, वो मेरा स्ट्रेंथ कहलाएगा। मान लो ये बॉटल है, मैं इस बॉटल को कितना ऊंचा या कितने हैवी बॉटल उठा सकता हूँ या कितना ज़ोर से बॉटल उठा सकता हूँ, कितनी जल्दी बॉटल उठा सकता हूँ, ये सारा मेरी स्ट्रेंथ का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हम जानते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। अब ये जितनी भी स्ट्रेंथ होती है ये होती है दो टाइप की। फर्स्ट आता है इसके अंदर डायनेमिक स्ट्रेंथ और सेकंड आता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। बारी बारी से हम जानते हैं दोनों के बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ की। डायनेमिक स्ट्रेंथ को आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। अब आइसोटोनिक का मतलब समझो, ये बॉटल है, मैं इसको पुश किया और इसको पुल किया, इसको पुश किया, इसको पुल किया। जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पर, तो आप मेरी मूवमेंट को देख पा रहे हो कि मेरा आर्म जो है वो एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ पे फ्लेक्स हो रहा है, मेरा आर्म एक्सटेंड हो रहा है और फ्लेक्स हो रहा है। तो ये एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जब मैं देख पाऊँ, कोई भी मूवमेंट को अगर मैं देख पाऊँ, जहाँ पे भी कोई भी स्ट्रेंथ ऐसी लगे जिसके अंदर मूवमेंट मुझे दिखाई दे, उसको बोला जाता है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके अंदर बेनली पुल और पुश की जैसी मूवमेंट्स होती है और ये सारी मूवमेंट क्लियरली विजिबल होती है। इस टाइप के स्ट्रेंथ के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड आता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और थर्ड आता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। डिटेल में जानते हैं इन्हीं तीनों पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। मैंने जैसे बॉटल का एग्जांपल दिया, तो मैं कितनी हैवी से हैवी बॉटल उठा पाता हूँ, वो मेरा कहलाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कि मैं टोटल मैक्सिमम रेसिस्टेंस कितना ले पाता हूँ। अब ये जनरली है ना, स्पोर्ट्स के अंदर हम ट्राई करते हैं कि हम टोटल कितना हैवी उठा पाएंगे, जैसे वेट लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव का मतलब ही एक्सप्लोजन से समझो कि एकदम से कुछ होना। तो जब मैं कोई बॉटल, जैसे मैंने बॉटल का एग्जांपल लिया, मैं एक बॉटल को कितनी तेज़ी से उठाता हूँ ऊपर, या कितनी तेज़ी से मैं एक रेसिस्टेंस को ओवरकम करता हूँ। ठीक है, जब भी बात होगी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ और स्पीड की, तब हमेशा बात आएगी एक्सप्लोजिवनेस की, यानी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है हैमर को थ्रो करना, हाई जंप करना या ट्रिपल जंप करना। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। हम दोनों ही वर्ड से वाकिफ़ हैं। हमें एंड्योरेंस का मतलब पता है कि एक एक्टिविटी को मैं कितनी देर तक सस्टेन कर सकता हूँ, कितनी देर तक एक एक्टिविटी को कर पाता हूँ, वो मेरा एंड्योरेंस कहलाता है। जबकि स्ट्रेंथ का मतलब भी मेरे को अभी हमने जाना कि हमारा बॉडी कितना टोटल फोर्स एक्सर्ट कर पाता है। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इन्हीं दोनों वर्ड से मिलकर बना। तो एबिलिटी ऑफ द मसल टू ओवरकम रेसिस्टेंस एंड एक्ट एज रेसिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, मतलब लगातार मैं कितनी देर तक उस मूवमेंट को, उस स्ट्रेंथ को कर पाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए रोड साइकिलिंग, अगर मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मैं कितनी देर तक उसको कर पा रहा हूँ, सेम एक्टिविटी को कितनी देर तक परफॉर्म कर पा रहा हूँ। या कॉम्बैट स्पोर्ट, कोई भी फाइटिंग वाला जो गेम होता है, कितनी देर तक मुझे एक एक्टिविटी करनी पड़ रही है। तो वो मेरा एंड्योरेंस को चेक करता है, हमारी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को बताता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ का एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम बच्चों को होल्ड करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ होल्ड कर रखी है, तो मैं उसको कितनी देर तक होल्ड कर पा रहा हूँ। ना तो मैं इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना इसको मैं नीचे ले जाने की, मैं बस इसी पोजीशन के अंदर इसको कितनी देर तक होल्ड कर पाऊंगा, वो मेरा कहलाता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। और स्टैटिक स्ट्रेंथ को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। आइसोटोनिक बोला जाता था डायनेमिक स्ट्रेंथ को, आइसोमेट्रिक बोला जाता है स्टैटिक स्ट्रेंथ को। जैसे मैंने ये बॉटल उठाया, मैंने बोला मुझे ये बॉटल ऐसे ही उठा के रखनी है, ना तो इसको ऊपर जाने देना है, ना ही इसको नीचे गिरने देना है। तो मैं कितनी देर तक ऐसी, मतलब इससे या इससे हैवी बॉटल कितनी देर तक मैं इसी पोजीशन के अंदर रख पाऊंगा, तो वो मेरे स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। क्योंकि फोर्स तो अब भी मैं लगा रहा हूँ ना इसको उठा के रखने में। अगर मैं थक जाऊंगा तो ये बॉटल नीचे आ जाएगी, अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ये ऊपर चल जाएगी। तो फोर्स कंटिन्यूस लग रहा है अब भी। ठीक है, तो ये कहलाता है मेरा स्टैटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट कोई भी सीन नहीं होता और इसको मेजर करने के लिए डायनामोमीटर का यूज़ किया जाता है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। हम बात करेंगे आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ की। अब हम अपनी स्ट्रेंथ को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की। आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लेंथ। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जहाँ पे कोई भी डायरेक्ट मूवमेंट विजिबल नहीं होगा, जैसे कि अभी हमने बात करी कि कोई भी मूवमेंट उसके अंदर विजिबल नहीं हो पाता। जैसे एक साइंस का रूल होता था, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। मैं बोलता हूँ कि मैंने कितना काम किया, तो वो होता है कितना मैंने फोर्स लगाया। जैसे ये है, मैंने कितना काम किया, मान लो ये बॉटल यहाँ पे है, मैंने इसमें कितना फोर्स लगाया इसको पुश करने में। मैं इस बॉटल को पुश कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने कितना फोर्स लगाया पुश करने में, और ये कितना डिस्प्लेस हुआ, इस पोजीशन से इस पोजीशन आने तक कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया, तो वो कहलाता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, दैट इज माय वर्क डन। एक्चुअल में मैंने काम कितना किया। लेकिन अगर आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा 0, तो ओवरऑल वर्क डन क्या निकल के आता है 0। तो साइंस के हिसाब से तो हमने कुछ काम ही नहीं किया, लेकिन हमारी फोर्स तो लग रही है ना। तो हमेशा आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि जिसमें कोई भी विजिबल मूवमेंट हमें देखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ इक्विपमेंट्स के साथ, तो मैं मतलब इस एक्सरसाइज मतलब इन केसेस के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। ये जनरली एक्सरसाइजेज वो लोग परफॉर्म करते हैं जो कि अभी रिसेंटली किसी न किसी इंजरी से निकल के आए और अपनी रिहैब वाले स्टेट पे है। मान लो अगर मेरा शोल्डर कभी इंजर्ड हो जाता है, तो मैं वैसा लिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बहुत आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करूंगा ताकि मेरी धीरे 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 मेरे शोल्डर की स्ट्रेंथ गेन हो, तब मैं दोबारा से उसको लिफ्ट करना स्टार्ट कर पाऊंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के बारे में। आइसो का अगेन मतलब होता है सेम, और टॉनिक का मतलब होता है मतलब टोन होना, मसल का टोन होना। ये वो एक्सरसाइजेस है जिसके अंदर मूवमेंट क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी होगा और फोर्स भी जनरेट होगा। यहाँ पे हमारी मसल की लेंथ जो होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकती है, और हमारा स्ट्रेंथ भी डेवलप होता है। अब इसके एग्जाम्पल है हमारा वेट ट्रेनिंग, बहुत अच्छा। जैसे ये बॉटल है, मैं इस बॉटल से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं इसको पुश कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या आप मेरी मूवमेंट को देख पा रहे हो, ये बॉटल ऊपर नीचे मूव हो रही है, ये पुशिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ जो मैं। तो इसके अंदर मेरा मसल का लेंथन और शॉर्टन होना भी हो रहा है। ये मसल मेरी लंबी हो रही है और यहाँ पे छोटी हो जाती है तो ये कर्व आ जाता है, लंबी होती है तो ये फिर ऐसा हो जाता है, छोटी होती है फिर कर्व आ जाता है। तो ये इस टाइप की जो एक्सरसाइजेज होती है जहाँ पे मूवमेंट क्लियरली विजिबल है, उसको आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं। इस एक्सरसाइजेस करने से, ऐसी एक्सरसाइजेस करने से, लगातार प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने से, यानी धीरे धीरे मैं वेट बढ़ाना और मैं लगातार ऐसे एक्सरसाइज करते रहूँ, तो मेरा मसल डेवलप होगा, मेरी स्ट्रेंथ डेवलप होगी और ओवरऑल मेरा परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज है ये बहुत प्रोमिनेंट रोल निभाती है सारे एथलीट्स के लिए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती है केवल और केवल इंजर्ड एथलीट्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। आइसो का अगेन मतलब सेम, काइनेटिक का मतलब मोशन। इस एक्सरसाइजेस के अंदर भी हमारा क्लियर विजिबल मूवमेंट होगा, लेकिन ये वो एक्सरसाइज है जो कि एक स्पेशली डिज़ाइंड मशीन्स पे करी जाती है। तो इसको है ना हम हर जगह परफॉर्म नहीं कर सकते, एक लिमिटेड स्कोप रहेगा कि हाँ मैं जिम के अंदर जाके ही क्रॉस ओवर कर पाऊँगा या कोई एक्टिविटी कर पाऊँगा। तो ये मतलब बहुत लिमिटेड उसके लिए होता है, मतलब इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, मैं हर जगह इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन ये अगेन मेरा स्ट्रेंथ गेन करने के अंदर बहुत हेल्प करेगा, और जैसे जैसा हमारा टॉनिक एक्सरसाइजेस हमें हेल्प करता था, सेम उसी तरीके से हमारा आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस भी हेल्प करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का डेफिनेशन और मतलब समझते हैं। एंड्योरेंस का मतलब होता है कि मैं एक एक्टिविटी को कितनी देर तक सस्टेन कर पाता हूँ। अगर मैंने बोला मेरे को ये बॉटल उठाना है, मैं इसको उठा रहा हूँ रख रहा हूँ, उठा रहा हूँ रख रहा हूँ, मैं इस एक्टिविटी को कितनी देर तक, कितनी बार रिपीट कर पाऊँगा, कितनी देर तक लगातार रिपीट कर पाऊँगा विदाउट फटीग, तो वो मेरा कहलाता है एंड्योरेंस। कि मैं अब एक लेवल ऐसा आएगा ना कि मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, मेरे से उठाई भी नहीं जा रही बॉटल, ऐसा ऐसा हाथ कांपेगा। ठीक है, तो मैंने कितनी देर तक वो परफॉर्म किया, वो मेरा कहलाएगा एंड्योरेंस की एक एबिलिटी कि मैं एक एक्टिविटी को कितनी देर तक सस्टेन कर पाता हूँ, कितनी देर तक परफॉर्म कर पाता हूँ।
नेक्स्ट आता है कि ये एंड्योरेंस होता क्या। अब इसको ना हमने टाइप्स के अगर मैं बारे में बात करूं तो हमने दो टाइप के हिसाब से इसको डिवाइड किया। एक किया हमने नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से, दूसरा इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से। नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से 3 पार्ट आते हैं इनके, बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस एंड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। और जबकि अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन, कितनी देर तक मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे और थोड़ा डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम शुरू बात करते हैं अपना नेचर ऑफ एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर हम बात करते हैं बेसिक एंड्योरेंस के बारे में। बेसिक एंड्योरेंस बेसिकली एक ऐसी एंड्योरेंस है जहाँ पे हमारा मूवमेंट होगा केवल और केवल लार्ज मसल ऑफ द बॉडी का, ठीक है, जो बड़ी बड़ी मसल्स है वो मूव कर रही है, जैसा कि वॉकिंग, जॉगिंग या रनिंग के टाइम पे होती है। यहाँ पे हमारा पेस जो होगा वो स्लो रहेगा और मैं देखूंगा कि कितनी देर तक मैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहा हूँ। सेकंड आता है हमारे पास जनरल एंड्योरेंस। ये एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग, मतलब मैं फटीग वाले स्टेट पे आ चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस एक्टिविटी को कितनी देर तक कोशिश कर पा रहा हूँ लगातार। तो इसके अंदर बेसिकली एरोबिक और नॉन एरोबिक, एनएरोबिक एक्सरसाइजेस दोनों आ जाती है। लो इंटेंसिटी वाली भी, जहाँ पे मैं स्लो पेस में भाग रहा हूँ, और हाई इंटेंसिटी जहाँ पे मैं बहुत तेज तेज भाग रहा हूँ, ठीक है, दोनों ही टाइप की एक्टिविटीज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस बताओ, अब एक बात बताओ, हम देखते हैं कभी भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवी जहाँ पे रेसलिंग का गेम है या बॉक्सिंग का गेम है, या जैसे आपने मैरी कॉम की मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर वो रनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात बताओ यार, रनिंग का रोल बॉक्सिंग के अंदर कहाँ से आ गया? बॉक्सिंग के अंदर तो उनको पंच मारना आना चाहिए ना, पंच मारना मोर इंपॉर्टेंट है, रनिंग से उनका क्या रिलेशन? तो एक होता है, देखो इंड्योरेंस उसके लिए चाहिए क्या कि उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डेवलप हो और वो बॉक्सिंग भी देर तक कर पाए, ठीक है, फर्स्ट चीज। तो वो पार्ट जो था वो उनका डेवलपमेंट के लिए था कि उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डेवलप हो। लेकिन एक स्पेसिफिक एंड्योरेंस भी तो चाहिए कि उनको एट द एंड तो उनको आर्म्स ही मूव करने हैं। अगर वो तेज या देर तक भाग पाएंगे, उससे वो बॉक्सिंग के अंदर तो अच्छी नहीं हो पाएगी। तो उसको जो असली में उसको स्पोर्ट्स के अंदर केपेबल बनाएगा वो क्या है? उसका स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जिसके अंदर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक या स्पेसिफिक एंड्योरेंस पार्ट आता है कि वो अपनी मसल्स को या बॉक्सिंग के वो कितनी देर तक लगातार मूवमेंट कर पाती है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा स्पेसिफिक एंड्योरेंस, जो कि एक स्पेसिफिक मसल्स को ट्रीट करेगा। जैसे मैं बॉक्सिंग करता हूं तो मेरा शोल्डर, चेस्ट, ये सारी और मेरे ट्रैप्स मसल काम करती है, ठीक है। तो मेरा स्पेसिफिक एंड्योरेंस ये होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंड्योरेंस एज पर द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। सबसे पहले आता है हमारे पास स्पीड एंड्योरेंस, जहां पे एक एक्टिविटी केवल और केवल 45 सेकंड तक लास्ट करे, 45 सेकंड्स तक, ठीक है। इसके अंदर मेनली आ जाते हैं हमारे पास 400 मीटर स्प्रिंट्स, ठीक है। 45 से ऊपर हो जाता है अगर, तो वो कहलाता है हमारा शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। ये वो एक्टिविटी है जहां पे हमें एक एक्टिविटी को रेसिस्ट करना है 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक, ठीक है। यानी मैं कोई एक्टिविटी करता रहूँगा 45 सेकंड से ज़्यादा और 2 मिनट तक उसको। तो इसके अंदर मेनली 800 मीटर रेस का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और नेक्स्ट आता है इसके बाद मिडिल टर्म एंड्योरेंस, यानी अब जब एक्टिविटी को मैं 2 मिनट से ज़्यादा सस्टेन कर रहा हूँ और उसको 11 मिनट तक लेके जा रहा हूँ, लगातार इतनी देर तक एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो उसको कहलाया जाएगा वो मिडिल टर्म एंड्योरेंस। ये आता है जनरली 1500 मीटर रेस के अंदर। और इसके बाद और लास्ट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, जब कोई एक्टिविटी मैं 11 मिनट से भी ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे कि मैं क्रॉस कंट्री रेस करूँ या मैराथन भागूँ। तो मैराथन में जहाँ पे हमें 15-15, 20-20 किलोमीटर भागना है, तो मैं 11 मिनट में तो नहीं भाग पाऊँगा। तो मैं कितनी देर तक एक्टिविटी करूँगा? अगर मेरा टाइम मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ एक्टिविटी या मैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्टिविटी 11 मिनट से भी ऊपर हो जाती है, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस। तो मैं किन मेथड्स से अपनी एंड्योरेंस को डेवलप कर सकता हूं? तो फर्स्ट आता है इसके अंदर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, सेकंड है हमारे पास इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और लास्ट आता है फारलेट ट्रेनिंग मेथड। बारी बारी से हम तीनों के बारे में जानेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आया हमारे पास कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए विदाउट एनी ब्रेक। यानी मैं एक एक्टिविटी को करता रहूँगा जिसके अंदर मैं ब्रेक नहीं दूंगा, लेकिन ब्रेक नहीं दूंगा तो मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ना इस एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी होती है वो लो रखी जाती है कि भाई तुम्हें ब्रेक तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, बस तुम करते रहो उस एक्टिविटी को, बेशक से धीरे धीरे करते रहो, लेकिन आपको परफॉर्म करते ही रहना, आपको रुकने का मतलब ऑप्शन नहीं है आपके पास।
ठीक है। ड्यूरेशन जो होता है वो इसका लास्ट कर सकता है 30 मिनट तक, 30 मिनट से कम कम का होना चाहिए। एग्जाम्पल है इसका क्रॉस कंट्री रेस, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड का। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर मैं बात करूं इसके एडवांटेजेस की, अगर मैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के अंदर अपने आप को ट्रेन करता हूं तो मेरा ग्लाइकोजन सिस्टम जो होता है वो इंप्रूव होता है, मेरा ग्लूकोज का स्टोर हमारे मसल और लिवर के अंदर वो बढ़ेगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो साइज होता है उनका बढ़ जाता है, जो कि मेरा मेन काम करेगा एनर्जी प्रोवाइड कराने का। हमारे हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी यानी मेरी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी जो होगी वो इंप्रूव हो जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ ना आपको देर तक भागना है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके मसल्स थक चुकी होगी, आपको पेन हो रहा होगा, आप बहुत ज़्यादा थक चुके होगे, आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन फिर भी उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करना, तो वो आपका क्या होता है, वो आपकी केवल विल पावर है जो आपको आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का विल पावर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के। अब हम बात करते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर एक एथलीट को अपनी 80% ऑफ द स्पीड के अंदर रन करवाया जाता है और उसका पल्स रेट जो होता है उसको टाइम टू टाइम हम मेजर करते हैं, जो कि उसका 150 to 180 के बीच में ही रहना चाहिए। और उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा, जब वो एक्टिविटी को मतलब कर लेगा तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा ताकि उसका हार्ट रेट 120 to 140 यानी नॉर्मल हार्ट रेट में आ जाए। फिर से हम दोबारा से उसको वही एक्टिविटी कंटिन्यू करवाएंगे। ये जो एक्टिविटी है ये काम करती है हमारे एफर्ट और रिकवरी प्रिंसिपल के ऊपर, यानी मैं कितना एफर्ट लगा रहा हूँ कि मेरा 80% ऑफ द स्पीड के अंदर भाग रहा हूँ, मेरा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, फिर मैं इसको वापस से नॉर्मलाइज करके इस वाले हार्ट रेट पे लेके आता हूँ। तो ये एफर्ट और रिकवरी प्रिंसिपल इसके ऊपर बेसिकली ये काम करता है। इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर रिकवरी जो होती है वो बहुत ही स्पीडी वर्कआउट के बाद करी जाती है। मतलब रिकवरी पीरियड दिया जाएगा, पहले मैं एक बहुत स्पीड में कोई एक्टिविटी करूंगा, उसके बाद मैं एक थोड़ा सा रिकवरी का टाइम दूंगा, फिर से मैं एक स्पीड में एक्टिविटी करूंगा, फिर रिकवरी का टाइम। तो ये ऐसा कंटिन्यूस मैं करता रहूंगा। ठीक है। लोड जो हो, अगर मेरे को इसका लोड बढ़ाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो उसका ट्रेनिंग का इंटेंसिटी बढ़ा दूँ, या वर्कआउट का ड्यूरेशन बढ़ा दूँ, या मैं उसका वैसे भी फिजिकल लोड भी बढ़ा सकता हूँ, इसको बैक कैरी करवा दिया, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करके मैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के अंदर उसका लोड को इम्प्रूव कर सकता हूँ। लोड को इम्प्रूव करना यानी उसके लिए उस एक्सरसाइज को मुश्किल बनाना। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूँ यानी स्पीड को 80 से ना करके 90% कर दूँ तो उसके लिए तो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। या मैं वर्कआउट का ड्यूरेशन मैं मान लो जैसे मैं 30 सेकेंड्स ले रहा था और मैं केवल इसको बढ़ा के मैं 45 सेकेंड्स कर दूँ, तो मैंने तो उसके लिए वैसे ही मुश्किल कर दिया एक्सरसाइज को। ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है हम इससे इसका लोड को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अब इस मेथड के अंदर ट्रेन करने से फ़ायदा क्या होगा। हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर वर्कआउट करना हमें आएगा, हमारा वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंप्रूव होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारा प्रेशर पड़ता है तो वो भी मोर एफिशिएंट होता है। हम एथलीट की जो प्रोग्रेस है वो बहुत जल्दी मेजर कर पाते हैं, जजमेंट बहुत ईजी होगा और पेशेंस जो होता है वो एथलीट का बढ़ता है। जो ट्रेनर और कोच होंगे हम उसको भी रिकवरी फेज के अंदर गाइड कर सकते हैं कि उनको और बेटर किस तरीके से परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्लेट ट्रेनिंग मेथड, जिसके अंदर फार्लेट का मतलब है स्पीड प्ले। अब इसके अंदर एक मिक्सचर ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग का है। यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेनिंग जो हमने पढ़ा और इंटरवल ट्रेनिंग पढ़ा, दोनों का एक मिक्सचर है। यहाँ पे हमारा बोथ एरोबिक और एनारोबिक सिस्टम ट्रेन होता है। इसके अंदर पेस और स्पीड जो होती है वो पहले से डिटरमाइंड नहीं होती, पेस जो होता है वो चेंज किया जा सकता है। लेकिन जैसे हमने इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर क्या देखा था कि जो पेस है वो 80% ऑफ द स्पीड पे ही रहना चाहिए, या मैं उससे बढ़ा के 90% ऑफ द स्पीड पे ही रहना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पेस जो है वो उसका खुद का एफर्ट के हिसाब से, कि वो अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा दे और घटाना चाहे तो घटा दे। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो अपनी तरफ से ही एफर्ट नहीं डालेगा, अपने आप को पुश नहीं करेगा, तब तक इस मेथड के अंदर उसको ट्रेन करके कोई फ़ायदा नहीं है।
प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आता है ताकि मैं इंजरी को प्रिवेंट कर सकूँ। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो ये हमारा हार्ट रेट को इम्प्रूव करेगा, हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को इम्प्रूव करेगा, एरोबिक और एनारोबिक फिटनेस दोनों को ही बढ़ाएगा, हमारी बॉडी वर्सटैलिटी को बढ़ाएगा, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल बनाएगा हमें नेचर में कि एरोबिक से एनारोबिक में स्विच करना, वो जल्दी कर पाना। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर एक साथ परफॉर्म किया जाता है, कोई ऐसा खास इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। बढ़ते हैं हम आगे इसके डिसएडवांटेजेस पे। यहाँ पे एथलीट को है ना, जो जजेस होते हैं उनके लिए एथलीट्स का एफर्ट को जज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता आप अपना पूरा जोर लगा रहे हो या नहीं लगा रहे, ये तो केवल आप बता सकते हो। तो अगर मैं जज हूँ तो मैं ये जजमेंट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एथलीट जो है वो गिव अप कर सकता है अपने एफर्ट पे, और वो उतना जितना उसको एफर्ट लगाना चाहिए वो नहीं लगाए। ठीक है, एक्सीडेंट हो सकते हैं क्योंकि प्री प्लान्ड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो एथलीट के ऊपर हमने छोड़ दिया कि तू अपने लेवल के ऊपर चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। हम जानेंगे स्पीड की डेफिनेशन, टाइप और मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्पीड। तो स्पीड क्या है कि मैं एक एक्टिविटी को कितनी जल्दी खत्म कर सकता हूँ, यानी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर एक एक्टिविटी को करना, वो स्पीड कहलाता है। द रेट एट विच अ पर्सन कैन प्रोपेल हिज बॉडी और पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कितनी जल्दी मैं एक काम करूँगा। ठीक है, वो कहलाएगा मेरा स्पीड। अब स्पीड होती है कुछ टाइप्स की, जो जिसके अंदर आता है रिएक्शन टाइम, फिर आता है एक्सेलरेशन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी और स्पीड एंड्योरेंस। बारी बारी से हम सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम होता है जैसे कि मैंने बोला गो, अब मैं गो बोलते के साथ ही कितनी जल्दी मैं मूव करता हूँ। ठीक है, तो मेरी बॉडी ने सिग्नल को रिसीव किया, उसके ऊपर मैंने रिसीव करते के साथ ही मैं कितनी तेज़ी से मैंने मूवमेंट किया। तो वो होता है ना कि गन जो होती है फिर गोली चलती है, तो वो सारे सुन रहे होते हैं और जैसी गोली चलती है फिर वो भागना स्टार्ट करते हैं। तो कितनी जल्दी वो रिएक्ट करते हैं किसी भी साउंड पे या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो कहलाती है उनकी रिएक्शन एबिलिटी। अब ये रिएक्शन एबिलिटी होती है दो टाइप की, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। बारी बारी से हम जानेंगे दोनों के बारे में। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली ऑलरेडी डिटरमाइंड मैनर टू अ नोन सिग्नल। जैसे कि रेस के अंदर होता है, रेस के अंदर मुझे पता है जैसे ही शूट की गन की शूट की आवाज़ आएगी तभी मेरे को रिएक्ट करना, तो मतलब यहाँ पे मुझे सिग्नल का पता है कि भाई शूट होने वाला है और वो जल्द ही होने वाला है। तो मुझे एक नोन सिग्नल के ऊपर मैं कितनी जल्दी रिएक्ट करता हूँ वो कहलाता है मेरा सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी के अंदर हमें नहीं पता कि किस टाइप का मैं बोलूँ सिग्नल आएगा। यहाँ पे सिग्नल जो है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अननोन है। यानी अगर मैं मान लो बॉक्सिंग का एक मैच चल रहा है तो मुझे नहीं पता वो कौन से डायरेक्शन से पंच मारेगा और कितनी तेज़ी से मारेगा, तो यहाँ पे जो उसका सिग्नल है वो अननोन है और उसके ऊपर उसको जल्दी से जल्दी रिएक्ट करना है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन एबिलिटी की। अब मैंने स्टार्ट तो कर दिया रिएक्शन एबिलिटी के हिसाब से, अब मैं अपनी मैक्सिमम स्पीड पे कितनी जल्दी पहुंचता हूं। ठीक है, और उस स्पीड तक के जल्दी से जल्दी पहुंचना वो मेरा कहलाता है एक्सेलरेशन एबिलिटी। यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, टेक्निक और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये एक्सेलरेशन एबिलिटी हमारा फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, हर गेम के अंदर जहाँ पे भी स्पीड एक मेजर फैक्टर है, हर गेम के अंदर रिक्वायर होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट स्पीड। मेरी एक एबिलिटी कि मैं किसी भी एक मूवमेंट को कम से कम समय के अंदर करना। अब मैं ये एबिलिटी तब डेवलप कर पाऊंगा जब मैं लगातार उस एक्टिविटी को परफॉर्म करूंगा। यहाँ पे मेरा टेक्निक, मेरा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मेरा फ्लेक्सिबिलिटी और मेरी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। अगर मेरे अंदर एक प्रॉपर टेक्निक मेरे को नहीं पता तो मैं उस एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे अंदर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यानी एकदम से करने वाली स्ट्रेंथ नहीं है तब भी मैं उस एक्टिविटी को नहीं कर पाऊंगा। मेरी एक प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, मेरा बॉडी माइंड का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी वो मूवमेंट जल्दी से जल्दी हो पाता है। ये
एबिलिटी जो है हमारे बॉक्सिंग, रेसलिंग, जंपिंग, जिमनास्ट जैसी एक्टिविटीज़ के अंदर, गेम्स के अंदर हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लोकोमोटर एबिलिटी, यानी एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस। यानी अब मैंने देखो बात करी सबसे पहले रिएक्शन एबिलिटी की, स्पीड में स्टार्ट करना, फिर उस पेस को मतलब जल्दी से जल्दी एक्सेलरेट करना। अब बात ही आती है कि अब आप मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच चुके हो, अब उस मैक्सिमम स्पीड के अंदर खुद को मेंटेन करना, क्योंकि मैं थक रहा हूँ, मैं बहुत देर तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसमें कितनी देर तक मेंटेन कर पाता हूँ, कितनी लंबी दूरी तक उसको मेंटेन कर पाता हूँ, वो मेरा कहलाता है लोकोमोटर एबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक्स, स्केटिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग जैसे स्पोर्ट्स के अंदर ये बहुत प्रोमिनेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर स्पीड इंड्योरेंस। स्पीड इंड्योरेंस यानी एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विद हाई स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। अब मैं थक चुका हूँ, मैं फिर भी उस एक्टिविटी को लगातार हाई स्पीड में परफॉर्म करते जा रहा हूँ, ये कहलाता है मेरा स्पीड इंड्योरेंस। ठीक है, ये एबिलिटी जो डिपेंड करता है हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्पीड और इंड्योरेंस के अंदर, ये एक्टिविटी भी हमें मोटा मोटा हर गेम के अंदर आती ही आती है। इसके अंदर बेसिकली हमारा लैक्टिक एसिड टॉलरेंस का एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे हमारा बॉडी फटीग होगा तो एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा हमारे बॉडी के अंदर, जो कि हमें पेन देगा। उस पेन के अंदर भी वर्कआउट करना या उसको एक्टिविटी को सस्टेन करके रखना, उस स्पीड को बनाए रखना, वो स्पीड एंड्योरेंस कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड के अंदर, जो कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनको अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला आता है जेनेटिक फैक्टर। हमारी बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स कितने हैं, या वाइट मसल फाइबर्स जिसको फास्ट ट्विच फाइबर्स बोला जाता है, वो कितने हैं, वो एक मेजर रोल निभाता है कि हमारा स्पीड कितना, हम कितने स्पीडी पर्सन होने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना स्ट्रांग है, हमारे पास हमारी मस्कुलर डेफिनेशन कैसी है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, मैं कितना मोटिवेटेड हूँ, कि मैं कितना कंसंट्रेशन करता हूँ अपने मूवमेंट के ऊपर, मेरी विल पावर कितनी है कि मैं हार नहीं मान रहा, मैं लगातार एक्टिविटी करता ही जा रहा हूँ। तो ये दो फैक्टर है जो कि हमारा डिटरमाइन करेंगे स्पीड को, कि एक पर्सन कितना स्पीडी होने वाला है और एक पर्सन कितना स्लो होने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पीड के अंदर एक्सेलरेशन रन। एक्सेलरेशन रन क्या है, रनिंग अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टार्ट एंड ट्राइज टू अटेन द मैक्सिमम स्पीड एज सून एज पॉसिबल एंड फिनिश द डिस्टेंस विद दैट स्पीड। यानी सबसे पहले मैं एक एक्सप्लोजिव स्टार्ट लूँगा जल्दी से जल्दी, और उस पर सबसे पहले मैं मैक्सिमम स्पीड तक पहुँचूंगा जितनी जल्दी से जल्दी पहुँच सकता हूँ, और फिर उस स्पीड को मेंटेन करके रखूँगा और उसी स्पीड में मैं अपने फिनिश लाइन को क्रॉस करूँगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सेलरेशन रन। इस एक्सेलरेशन रन से हमारा मतलब स्टेशनरी पोजीशन से बिल्कुल फिनिश लाइन तक जाना, ये पूरा का पूरा पार्ट कवर होता है। इसको हमें करने के लिए हमारा मतलब पूरा का पूरा एक मास्टर टेक्निक को हम फॉलो करते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी एक मेथड से दूसरे मेथड के अंदर स्विच कर पाए। प्रॉपर वार्म अप की ज़रूरत है ताकि हमें कोई इंजरी ना हो। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट चाहिए हर एक्टिविटी के बाद। अगर मैंने एक राउंड किया तो मुझे 4 से 5 मिनट का रेस्ट चाहिए ही चाहिए, ताकि मैं दोबारा से अगला एक्सेलरेशन रन ले पाऊँ। अटेनिंग द मैक्सिमम स्पीड इन बिटवीन 50 to 60 मीटर। हमें जल्दी से जल्दी हमें अपनी फुल स्पीड पे आना है। अब तो कम से कम हमें 50-60 मीटर पे अपने मैक्सिमम स्पीड को अटेन करना ही करना होता है। ऐसे 6 से 12 रन एक बार में हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम एथलीट की कैपेसिटी का अंदाज़ा लगा पाए। आगे आता है इसके अंदर बारी में बात जो कि आती है पेस रन और रेसेस। पेस रन और रेसेस के अंदर क्या है, पेस रन मींस रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस एंड एथलीट रन फॉर द रेस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं होगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर वो पूरा का पूरा डिस्टेंस को कवर करेगा। जैसे कि जब भी 800 मीटर या मोर का डिस्टेंस होता है तो मैं तेज़ी से स्टार्ट नहीं लेता, मैं स्लो स्टार्ट ही लूँगा और उसी स्पीड को मेंटेन करता रहूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर टॉपिक जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी। हम बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक रेंज ऑफ मोशन है हमारे जॉइंट का, कि हमारे जॉइंट कितना मूव हो सकते हैं, कितना ओपन हो सकते हैं। ये मेरी जॉइंट की एबिलिटी है कि ये कितना खुल सकता है। तो ये इसका जो रेंज ऑफ मोशन है, इसका रेंज ऑफ मोशन जितना है, ये मेरी फ्लेक्सिबिलिटी को कहलाएगा। अब ये पैसिव और एक्टिव 2 टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम बारी बारी से दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? मूवमेंट ऑफ जॉइंट जब एक एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे एक ये पर्सन है, जब ये इसको हेल्प कर रहा है, इसको इसके मैक्सिमम
फोर्स तक यानी मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन तक पहुंचाने में, तो वो कहलाएगा हमारा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पे एक एडिशनल पर्सन का रिक्वायरमेंट है मेरे को। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेचिंग विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, ये एक एग्जांपल लिया जाता है। जबकि एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ये इसको खुद का ही फोर्स लगाना है और देखना है कि वो कितना रेंज ऑफ मोशन को अपने जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशन को अचीव कर पाती है। यानी यहाँ पे आता है स्ट्रेचिंग बाय ओन, यानी खुद से स्ट्रेच करना, मैं खुद से स्ट्रेच कर रहा हूँ कि मैं कितना रेंज ऑफ मोशन को ले पाता हूँ। ठीक है, ऐसा। तो इसके अंदर दो टाइप आती है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी की। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है जहाँ पे हमारा कोई मूवमेंट हमें ज़्यादा नहीं करना, हम एक पोजीशन के अंदर होल्ड करके रखेंगे अपने आप को लंबे समय तक, तो वो हमारा कहलाएगा स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। जबकि डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर कंट्रोल्ड मूवमेंट करी जाती है, हम मूवमेंट करेंगे लेकिन कंट्रोल्ड मूवमेंट करेंगे, इतना एकदम से प्रेशर नहीं डालेंगे जो कि हमारे लिगामेंट या सॉफ्ट टिश्यूज़ को इंजर करे, बल्कि हम एक कंट्रोल मूवमेंट करेंगे ताकि मैं लिगामेंट और सॉफ्ट टिश्यू को प्रिपेयर कर दूँ आगे आने वाली हैवी एक्सरसाइजेस के लिए। तो स्टैटिक एक्सरसाइज के अंदर हम कर सकते हैं सिटिंग, लाइंग या और भी वेरियस पोजीशन को स्टार्ट करना, या और डायनेमिक के अंदर हम कर सकते हैं जेंटल रनिंग या स्लो रनिंग या जॉगिंग टाइप की एक्सरसाइजेस को। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर बोलास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी या बोलास्टिक मेथड। इसके अंदर परफॉर्म करी जाती है रिदमिक या स्विंग मूवमेंट, यानी ऐसे ऐसे जो मूव करना, हाथ को मूव करना, ऐसे ऐसे मूवमेंट करना। यहाँ पे भी स्ट्रेचिंग हो रही है लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रोल्ड मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे एक फ्लो के साथ हम बह रहे हैं, एक स्विंग है इसके अंदर। तो ये जब फ्लो के साथ बहना, ये स्विंग होता है जहाँ पे हम एक रिदमिक काउंटिंग के अंदर, जैसे बोलते हैं ना 1 2 3, एक रिदमिक काउंटिंग के अंदर हम कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मैक्सिमम लिमिट्स तक पहुँच रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा बोलास्टिक मेथड के अंदर। यहाँ पे हमें एक प्रॉपर वार्म अप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आप इंजरी लेके जाओगे अपने साथ फॉर द डेफिनेट। अगेन आता है फिर हमारा स्टैटिक स्ट्रेच और मेथड, जहाँ पे हम ग्रेजुअली अपने मैक्सिमम पोजीशन तक पहुँचते हैं, यानी हम अपने मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन तक पहुँचते हैं और अपने आप को होल्ड करेंगे 30 सेकेंड तक, और उस पोजीशन के अंदर खुद को होल्ड करना, फिर हम कूल डाउन करते हैं 10 सेकेंड के लिए, फिर से हम इस एक्टिविटी को दोबारा से परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद आता है हमारा डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड, जिसके अंदर हम कंट्रोल्ड लेग और आर्म स्विंग्स करते हैं। ठीक है, अपने हाथ पैर को स्विंग करेंगे एक कंट्रोल्ड मूवमेंट के अंदर, और इससे हम अपना मतलब स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। फिर अगेन आता है प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक, जिसको प्यार से PNF बोला जाता है। इसके अंदर अगेन एक ऐसा पर्सन रिक्वायर होता है जो कि हमारे हेल्प करेगा उस मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो ये एक्टिविटी है ना, एक एडवांस मेथड है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करते हैं अपनी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करने के लिए। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो बिफोर स्ट्रेच किया जाता है, यानी स्ट्रेचिंग करने से पहले ही ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा। तो यानी यहाँ पे ये जो एडिशनल पर्सन है ये इसको इस तरफ पुश करेगा, जबकि जो ये लाइंग पर्सन है इसको ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर पुश करेगा। तो जब मैं इसको इस तरफ पुश कर रहा हूँ और जो दूसरी तरफ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मेरे मतलब मसल के ऊपर, जो एक्टिव मसल है ना, उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा और मेरा जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी इम्प्रूव होगा, वो भी बढ़ेगा, जिससे मैं अपनी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव कर पाऊंगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद टाइप्स ऑफ मतलब प्रोप्रायोसेप्टिव टेक्निक के कि हम किस तरीके से और अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मेथड्स के बारे में बात करें कि किस तरीके से मैं इस मेथड को परफॉर्म करूँगा। अगेन मुझे स्ट्रेच सेंसेशन को फील करना है, जो हमारा हेल्पिंग पर्सन है वो और जो तुम परफॉर्मिंग पर्सन है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर पुश करेंगे। ये पुश जो है ये 6 to 10 सेकेंड्स के लिए होगा, फिर रिलैक्स करने का टाइम देंगे और इस एक्टिविटी को 3 से 4 बार हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो डेवलप करी जाती है बिफोर प्यूबर्टी, क्योंकि उस टाइम पे हमारी मसल्स बहुत सॉफ्ट होती है, हमारा रेंज ऑफ मोशन जो है वो जल्दी अचीव हो पाएगा और हम उसके अंदर अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी एक कंटिन्यूटी की रिक्वायरमेंट मांगता है। अगर आप कंटिन्यूस फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपने जो भी अचीव किया है आप उसको जल्दी खोने वाले हो। ठीक है,
हमें प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए ताकि हम ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल या किसी भी टाइप की इंजरी को प्रिवेंट कर सकें। फटीग वाले स्टेट के अंदर हमारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो होती है वो हमें हेल्प करती है रिकवरी के अंदर, और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है उनके लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जर्की मूवमेंट को हमें कभी भी परफॉर्म नहीं करना फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, क्योंकि ये इंजरीज को लेके आएंगे। ठीक है, एक्सरसाइजेज जो भी परफॉर्म करी जा रही है पार्टनर के द्वारा, उस पार्टनर के पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए एक्सरसाइज की, नहीं तो फिर अगेन इंजरी हो जाएगी। हमें हमेशा रिलैक्स करना होता है अपना एंटागोनिस्ट मसल जो कि उसको अपोज करे। जैसे कि एक बाइसेप की एक्सरसाइजेज है, तो अगर बाइसेप अगर मेन मूवर है तो मैं अपने ट्राइसेप को स्ट्रेच करूंगा ताकि बाइसेप जो है वो और अच्छे से मूव कर पाए और ट्राइसेप जो है मेरा रिलैक्स हो पाए। चलिए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी डेफिनेशन एंड टाइप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, हमारे बॉडी का हमारे माइंड के साथ कोऑर्डिनेशन होना। तो ये जब कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करूंगा तो वो हमारे अंदर आएगा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के अंदर। ये एबिलिटी जो है कंट्रोल करता है हमारी मूवमेंट को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साथ, और मतलब दूसरे पर्सन के साथ भी। अगर जैसे कि एक डांस है तो डांस के अंदर अपने बॉडी को किस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ, सामने वाले पार्टनर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, तो ये है मेरी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ओके, अब ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बहुत टाइप की होती है। फर्स्ट आता है इसके अंदर आता है ओरिएंटेशन एबिलिटी, जहाँ पे एबिलिटी टू एनालाइज एंड चेंज द पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड टाइम इन स्पेस, आयन रिएक्शन टू फील्ड एक्शन एंड द मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी मैं कितनी जल्दी मूव कर पाता हूँ सामने वाले को देख के। ठीक है, तो वो मेरा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कि मैं अपनी पोजीशन को कितनी जल्दी चेंज कर पाता हूँ सामने वाले के हिसाब से। अगर मेरे को कोई पंच मारने की कोशिश कर रहा है और मैं मेरी बॉडी कितनी जल्दी से रिएक्ट करती है उसको देख के, तो वो होगा मेरा अगेन ओरिएंटेशन एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर कपलिंग एबिलिटी, यानी एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट मूवमेंट। कोई भी एक स्पोर्ट मूवमेंट करने के लिए हमारी कई सारी मसल एक साथ एक्ट करती है, तो उन सबका एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा हेल्प करेगा हमें अच्छी तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म करने के अंदर, तो वो कहलाता है कपलिंग एबिलिटी। फिर आता है हमारे इसके अंदर रिएक्शन एबिलिटी, जिसके बारे में हमने जाना था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा, सेम वही चीज़ है। अगेन अगर मैं बात कर रहा हूँ मूवमेंट इकॉनमी की, तो एक नया बंदा है तो वो अगर मूवमेंट एक्सरसाइजेस कर रहा है तो वो इधर उधर हाथ चला जाएगा, प्रॉपर से पंच नहीं कर पाएगा। लेकिन एक जो बिल्कुल प्रिसाइड बॉक्सर होगा उसका हाथ बिल्कुल मूव नहीं होगा, बिल्कुल पोजीशन के अंदर आएगा, उसके साथ कभी भी उसका पंच मिस नहीं होगा, उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी। तो वो हाई एक्यूरेसी लाना, वेस्टेज ऑफ एनर्जी ना करना, बिल्कुल प्रिसाइज मूवमेंट करना कि उसके बहुत अच्छा मूवमेंट लेके आ पाए, जो एक परफेक्शन आ पाए मूवमेंट के अंदर, वो तभी हो पाएगा जब उसके हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी और वो मूवमेंट इकॉनमी को अचीव कर पाएगा। ये वो तभी कर सकता है जब तक वो उस एक्टिविटी को बार बार करके उसको मास्टर ना कर ले। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर। यहीं इसी वीडियो के साथ हमारे सारे चैप्टर हो जाते हैं समाप्त। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसको आप करके और एफिशिएंटली अपने आंसर्स को कर पाओगे।